हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग टेस्ट सीरीज में समाजवाद को देखेंगे। ठीक है, सोशलिज्म के ऊपर आज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो सोशलिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उनके ऊपर हम आज यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। और सोशलिज्म पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने इनको ऐड किया हुआ है। और अगर मुझे लगेगा कि पार्ट टू भी इसका बनाने का थोड़ा रीजन अगर बनता है तो फिर मैं पार्ट टू भी इसमें चीज़ों को ऐड करूंगा। अदरवाइज पार्ट फर्स्ट आप पहले अपना प्रिपरेशन करें पार्ट फर्स्ट के थ्रू, देन पार्ट सेकंड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किन समाजवादियों को नैतिक समाजवाद की मानवतावादी परंपरा की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे समाजवादी हैं जिनको नैतिक समाजवाद की मानवतावादी परंपरा में हम रख सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सोशलिस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन द ह्यूमनिस्ट ट्रेडिशन ऑफ इथिकल सोशलिज्म। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन को हम जो है नैतिक समाजवादियों की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, यूरो साम्यवाद शब्द का प्रयोग, यूरो साम्यवाद शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, तो यूरो साम्यवाद के बारे में आपने अगर साम्यवाद, यहाँ पे साम्यवाद का क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, तो समाजवाद हमारा बेसिकली टॉपिक है। ठीक है, तो यूरो साम्यवाद के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यूरो साम्यवाद को, यूरो साम्यवाद यह शब्द जो है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो हु इज क्रिएटेड विद द फर्स्ट यूज ऑफ टर्म यूरो कम्युनिज्म। ठीक है, तो यूरो कम्युनिज्म शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जो किया है वो एनरिको बर्लिगर इन्होंने किया है। ठीक है, एनरिको बर्लिगर ने किया है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बर्नस्टीन के बारे में समझते हैं। बर्नस्टीन जो है वो संशोधनवादी समाजवादी है, संशोधनवादी समाजवादी है। समाजवाद की कौन सी विचारधारा मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करती है? तो इसमें से हमें देखना है कि समाजवाद की कौन सी विचारधारा है जो मूल्य के सीमांत उपयोगितावादी सिद्धांतों में विश्वास करती है। विच आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव्स इन द मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू। मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो फेबियन समाजवादियों ने दिया हुआ है। ठीक है, फेबियन समाजवाद से जुड़ा हुआ यह विचार है सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक है, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी थियरी से जुड़ा हुआ है। सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत सॉरी फेबियनवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक चीज हम यहाँ पे और थोड़ा समझ लें फेबियनवाद के बारे में। जैसे कि साम्यवादियों ने या समाजवादियों ने पूंजीवाद का विरोध किया था, पूंजीवाद का विरोध किया। फेबियनवादियों ने पूंजीवाद का विरोध नहीं, पूंजीवाद के स्थान पर इन्होंने सामंतवाद का विरोध किया है। ठीक है, तो जो फेबियन समाजवादी हैं वो पूंजीवादी या पूंजीवाद की जगह पे सामंतवाद या फ्यूडलिज्म का ये ऑपोजिशन करते हैं, सामंतवाद का ये विरोध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, श्रेणी समाजवाद निम्न में से किसके बीच का मध्यम मार्ग है? तो श्रेणी समाजवाद के बारे में हम देख रहे हैं। श्रेणी समाजवाद जो है वो फेबियनवाद और श्रमिक संघवाद के बीच का क्या है, ये मध्यम मार्ग है। ठीक है, एक तरफ फेबियनवाद है, दूसरी तरफ श्रमिक संघवाद है। तो श्रेणी समाजवाद जो है वो गिल्ड सोशलिज्म जो है वो बीच का मध्यम मार्ग है इसके। ठीक है, कैटेगरी सोशलिज्म नहीं, यहाँ पे गिल्ड सोशलिज्म होगा, गिल्ड सोशलिज्म। ठीक है,
गिल्ड सोशलिज्म इज द मिडल वे ऑफ बिटवीन, किसके बीच में है, तो फेविनिज्म और सिंडिकेटिज्म के बीच में ये बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। समाजवादियों के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य जो है राज्य का नहीं है, ठीक है। तो राज्य का कार्य है कानून और व्यवस्था की स्थापना करना, ये समाजवादी मानते हैं। उत्पादन के साधनों का नियंत्रण और प्रबंधन करना, ये भी मानते हैं। शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये भी मानते हैं। सामाजिक बुराइयों को दूर करना, यह जो है समाजवादी इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फंक्शन ऑफ द स्टेट, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग लॉ एंड ऑर्डर, ये करेक्ट है। कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी करेक्ट है। प्रमोटिंग एजुकेशन, ये भी करेक्ट है। रिमूविंग सोशल एविल्स, तो ये करेक्ट नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आपका। समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क एवं हृदय में धारण करता हूं, यह कथन किसने बोला, तो यह कथन है जयप्रकाश नारायण का, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का, या फिर राम मनोहर लोहिया का, या फिर महात्मा गांधी का, ठीक है। तो इनमें से किसका सही आंसर है, सभी लोग, कोई जयप्रकाश नारायण को लगाएगा, कोई जो है नेहरू को लगाएंगे, ठीक है, तो कोई लोहिया को लगाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट होती है थोड़ी सी यहाँ पे। तो आपको जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो समाजवाद को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ या अपने मन मस्तिष्क में धारण करता हूँ, तो इस पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और डायरेक्टली आपको राम मनोहर लोहिया की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आई केप्ट सोशलिज्म इन माई माइंड एंड हर्ट हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस, तो राम मनोहर लोहिया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का नारा भी दिया है, आप ध्यान रखेंगे, सप्त क्रांति, ठीक है। लेकिन वहीं पे जयप्रकाश नारायण की बात आए तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। टोटल रेवोल्यूशन, लोहिया जी है सप्त क्रांति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजवाद का अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो यह कथन किसका है, ठीक है। समाजवाद का अभिप्राय क्या है, आय की समानता के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा किसने बोला है, सेल्रस, रशेल, रॉबर्ट या बर्नार्ड सा, ठीक है। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सोशलिज्म मीन्स नथिंग बट इक्वलिटी ऑफ इनकम, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं उनको आपको एज इट इज रटना पड़ता है, बहुत ज्यादा आप इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आप इनको रट के ही सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड सा, ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड सा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। श्रेणी समाजवाद, गिल्ड सोशलिज्म यहां पे होगा। श्रेणी समाजवाद का संबंध किस देश से रहा है, गिल्ड सोशलिज्म हैज बीन एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो गिल्ड सोशलिज्म जो निकला है वो ब्रिटेन से निकला हुआ है, ठीक है। गिल्ड सोशलिज्म के जो फादर हैं वो हैं GDH कोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट सा धर्म है, यह किसने कहा है, सोशलिज्म इज अ कैमलियन लाइक रिलीजियन दैट चेंजेस कलर अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, तो किसने ऐसा बोला है, तो रैमजे म्योर ने बोला है, ठीक है। रैमजे म्योर है, रैमजे म्योर ने एक बुक लिखी
हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड, ब्रिटेन इज गवर्नड, ठीक है, इनकी फेमस बुक है। इनकी ये बुक जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में खूब पूछी जाती है, ठीक है। अब यहीं पे सीईएम जोड़ जो बोलते हैं कि समाजवाद एक ऐसी टोपी के समान है जिसको अधिक धारण करने के कारण समाजवाद का आकार ही बिगड़ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद कैसे आएगा। समाजवाद केवल उत्तर आधुनिक औद्योगिक समाज में आएगा तो नहीं, समाजवाद केवल पश्चिमी देशों में आएगा तो नहीं। फेबियन समाजवादियों का विश्वास है कि समाजवाद जो है वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है, इट विल कम स्लोली। फेबियन सोशलिज्म बिलीव्स दैट सोशलिज्म विल कैसे आएगा, सोशलिज्म विल कम स्लोली, ठीक है, खूनी क्रांति से आएगा। खूनी क्रांति का समर्थक मार्क्सिज्म करता है। ठीक है, मार्क्सिज्म करता है या मार्क्सवाद करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिंडिकेटलिस्ट समाजवाद निम्नलिखित में से किस पर अधिक जोर दिया गया है, ठीक है, सिंडिकेटलिस्ट समाजवाद में किस पर अधिक जोर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर, ठीक है। सिंडिकेटलिस्ट सोशलिज्म emphasizes more on which of the following, तो ट्रेड यूनियन एंड मासेस स्ट्राइक। अब यहां पे थोड़ा सा चीजों को समझेंगे आप। अब ये जो सिंडिकेटलिज्म निकला हुआ है, सिंडिकेटलिस्ट समाजवाद, ये फ्रांस से निकला हुआ है, ठीक है, फ्रांस से निकला हुआ है। और दूसरी बात इसमें क्या है, इसमें श्रमिकों के संगठनों पर ज्यादा बल देता है, श्रमिकों के संगठन को महत्व दिया जाता है। दो चीजें आप इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे थॉमस मूर, थॉमस मूर की बुक है यूटोपिया, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवन, ठीक है, रॉबर्ट ओवन, थॉमस मूर और चार्ल्स फूरियर, किस विचारधारा से इनको जोड़ा जाता है। क्या ये हिंसक समाजवाद से हैं, तो नहीं, ठीक है। क्या ये राज्य विहीन समाजवाद से हैं, नहीं, राज्य विहीन समाजवाद की बात कौन करता है, मार्क्स और उसके सहयोगी, मार्क्स और उसके साथी। स्वप्निल समाजवाद से हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फेबियन समाजवादियों ने, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो स्वप्निल समाजवाद या इसी को कल्पना लोकीय समाजवाद भी कहते हैं, कल्पना लोकीय समाजवाद, ठीक है। यूटोपियन सोशलिज्म इज द करेक्ट आंसर। थॉमस मूर, चार्ल्स फूरियर एंड रॉबर्ट ओवेन आर द एसोसिएटेड विद विच आइडियोलॉजी, तो यूटोपियन सोशलिज्म से ये जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि स्वप्निल समाजवाद क्या है, या कल्पना लोकी समाजवाद क्या है। यानी कि ऐसा समाजवाद जो वास्तविक रूप में कभी संभव ना हो सके, जो वास्तविक रूप में संभव ना हो सके, ठीक है। जैसे प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की कल्पना की थी, ठीक है, वो कल्पना में ही संभव हो सकता था, वास्तविकता में कभी भी संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे समाजवादियों को क्या बोला जाता है, कल्पना लोकी समाजवादी या स्वप्निल समाजवादी या यूटोपियन सोशलिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। समाजवाद का अनुबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग को है, ठीक है। समाजवाद किससे जुड़ा हुआ है, क्या ये पूंजीपति से जुड़ा हुआ है, या फिर सैनिकों से जुड़ा हुआ है, या फिर श्रमिकों से जुड़ा हुआ है, या उत्पादक से जुड़ा हुआ है। तो ये श्रमिक से समाजवाद जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है वो रॉबर्ट ओवन ने करा है सबसे पहले, रॉबर्ट ओवन, ये कब करता है, 1827 में करता है, ठीक है। समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि क्या हो सके,
ताकि उत्पादन के लागत मूल्य को कम किया जा सके, नहीं। ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, नहीं। ताकि उनका शोषण रोका जा सके, नहीं। ताकि उनका प्राकृतिक रूप से पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। तो यही क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी जो है सोशलिस्ट थिंकर सपोर्ट नेशनलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट देयर नेचुरल रिसोर्सेज फुल यूटिलाइजेशन कैन बी एंश्योर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, समाजवाद का विशिष्ट घटक क्या है? धन और संपत्ति का समान वितरण, नहीं। आय में समानता, नहीं। उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व, तो यही क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक समानता और न्याय, नहीं। द डिस्टिंक्टिव कंपोनेंट ऑफ सोशलिज्म, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशल ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। समाजवादियों के अनुसार राज्य के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? ठीक है, शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना, तो सही हो जाएगा। उत्पादन के साधनों का प्रबंधन करना, तो सही हो जाएगा। धर्म का संवर्धन करना, तो नहीं होगा। शिक्षा का विकास करना, तो सही हो जाएगा। इस हिसाब से फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द स्टेट? मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर करेक्ट है। मैनेजिंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन करेक्ट है। प्रमोटिंग ऑफ रिलीजियन गलत हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, तो सही हो जाएगा। इस हिसाब से आपका 1, 2 एंड 4 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, समाजवादी राज्य बल देता है किस पर? द सोशलिस्ट स्टेट एम्फेसाइजेस ऑन। नंबर क्वेश्चन, समाजवादी राज्य किस पर बल देता है? राजनीतिक स्वतंत्रता पर, नहीं। आर्थिक सुधार पर, यह व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर, नहीं। व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार की बात कौन करता है? समाजवादी नहीं बल्कि पूंजीवादी करते हैं, उदारवादी करते हैं। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर, नहीं। तो आर्थिक सुधारों पर जो है वो समाजवाद का ज्यादा फोकस होता है। द सोशलिस्ट स्टेट एम्फेसाइजेस ऑन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। निम्नलिखित विचारकों में से कौन समाजवादी बहुलवाद की सिफारिश करता है जिससे उसका अर्थ है राज्य के लोकतंत्रीकरण से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाउलटाज। ठीक है, पाउलटाज ने इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो समाजवादी बहुलवादी हैं, ठीक है, जो समाजवादी बहुलवादी हैं वो राज्य के लोकतंत्रीकरण पर ज्यादा बल देते हैं। तो राज्य के लोकतंत्रीकरण का संबंध जो है समाजवादी बहुलवाद से भी जुड़ा हुआ है, और समाजवादी बहुलवादी विचारक जो हैं पाउलटाज हैं। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स रिकमेंड्स सोशलिस्ट प्लूरलिज्म बाय विच ही मीन्स द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द स्टेट? तो पाउलटाज, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूरो साम्यवाद का लक्षण नहीं है? ठीक है, यूरो साम्यवाद का लक्षण कौन सा नहीं है? तो यूरो साम्यवाद क्या करता है, यहां पे नहीं पूछा है। यह एक दलीय व्यवस्था का विरोधी है, तो इसका लक्षण है। यह सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का विरोधी है, तो यह भी सही है। यह यह बहुदलीय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देता है, तो यह भी सही है। यह श्रमिक संघों की आवश्यकता का विरोधी है, तो ये गलत हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही वाला गलत है। ठीक है, यही यूरो साम्यवाद के संबंध में सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ फीचर ऑफ द यूरो कम्युनिज्म? ठीक है, it does opposed to the need for the trade unions। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने समाजवाद के विचार के रूप में 7 क्रांतियों की या सप्त क्रांतियों की बात की है? तो सप्त क्रांति की बात किसने की है?
राम मनोहर लोहिया ने की है। संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की बात की है। ठीक है, सप्त क्रांति रिलेटेड टू द राम मनोहर लोहिया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा ये होता है कि संपूर्ण क्रांति और सप्त क्रांति को लेकर के बच्चे एग्जाम में जयप्रकाश नारायण को भी लगा देते हैं, लोहिया को भी लगा देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन से बचना है थोड़ा। ठीक है, समाजवाद के सिद्धांत का तर्क है कि सामान्य सामाजिक कल्याण निम्नलिखित में से किसका परिणाम होगा। ठीक है, देखिए समाजवाद का क्या सिद्धांत है कि सामान्य सामाजिक कल्याण निम्नलिखित में से किसका परिणाम होगा। क्या निजी संपत्ति का उन्मूलन करने से नहीं, संपत्ति का पुनर्वितरण से नहीं, व्यक्तिगत हित का अधिकतम करणों से। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म argues that general social welfare will result from which of the following, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। तो रॉबर्ट ओवेन ने पहली बार 1827 के अंदर समाजवाद शब्द का प्रयोग किया है। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म ऑफ सोशलिज्म, सोशलिस्ट या सोशलिज्म। ठीक है, तो रॉबर्ट ओवेन ने 1827 में जो है ये टर्म यूज किया था। ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन है एक। ठीक है, यूटोपियन समाजवादी कौन है, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवेन का मैचिंग इससे हो जाएगा। पेबियन अब देखिए, अब वैज्ञानिक समाजवाद कौन है, वैज्ञानिक समाजवादी कार्ल मार्क्स हैं। श्रेणी समाजवाद या गिल्ड सोशलिज्म कौन है, जीडीएच कोल है। तो बचता एक है फेबियन समाजवाद, तो सिडनी वेब से फेबियन समाजवाद जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये चीजें याद करनी पड़ती है। कभी कभी ये मैचिंग में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया। हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म इन वन कंट्री। तो स्टालिन ने दिया है ये एक देश में समाजवाद का नारा। ठीक है, एक देश में समाजवाद का नारा। समाजवादी राज्य को क्या मानते हैं, समाजवादी राज्य को मानते हैं एक आवश्यक बुराई, गलत। ये उदारवादी मानते हैं। एक दैवीय संस्था, नहीं, ये तो राज्य के उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांतकार मानते हैं। एक शोषण का उपकरण, ये भी नहीं, ये तो मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य क्या है, एक शोषण का उपकरण है। ठीक है, एक सकारात्मक अच्छाई है, तो समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं, इज अ पॉजिटिव गुड मानते हैं। ठीक है, सोशलिस्ट रिगार्ड द स्टेट एज अ पॉजिटिव गुड। ठीक है, नेसेसरी इविल कौन मानता है, लिबरलिज्म मानता है, इंडिविजुअलिज्म मानता है। डिवाइन, ये तो डिवाइन थिंकर्स जो होते हैं वो मानते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तो ये मार्क्सिज्म मानता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी विश्व की समाजवादी पार्टियों या दलों का अगुआ पार्टी है। तो ब्रिटिश लेबर पार्टी जो है वो विश्व की ऐसी एक पार्टी है जो समाजवादी पार्टियों की क्या है, ये फ्रंट लीडर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इज कंसिडर्ड टू बी द लीडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। तो ब्रिटिश लेबर पार्टी इज द लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में, 1885 में। ठीक है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी कौन सी राष्ट्रीय कांग्रेस में यह घोषणा की कि चीन की आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य चीनी लक्षणों के साथ समाजवादी बाजार व्यवस्था स्थापित करना है। तो ये करता है अपनी 10वीं, 12वीं या 13वीं या 14वीं, कौन सी में करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 14वीं कांग्रेस में। ठीक है, 14वीं राष्ट्रीय कांग्रेस में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है यह घोषणा करती है
कि चीन जो है वो समाजवादी और बाजारवादी अर्थव्यवस्था को साथ लेकर चलेगा। तो यह 14वीं जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की, ये हुई थी 1992 में। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो 14वीं राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी वो 1992 में हुई थी, और इसमें निर्णय लिया गया था कि जो चीन की बाजारवादी पॉलिसी होगी वो समाजवाद के साथ जो है जुड़ी हुई होगी। ठीक है, समाजवादी बाजार व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ होगा। इन विच ऑफ इट्स नेशनल कांग्रेस डिड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC declare that the aim of China's become economic system is to establish a socialist market system with Chinese characteristics। तो ये इसने किया है 14th कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, जो 1992 में हुआ था। समाजवाद एक ऐसी टोपी की भांति है जिसने अपनी आकृति खो दी है, क्योंकि उसे सभी धारण करते हैं। तो ये कौन बोलता है? CEM जोड़। ठीक है, CEM जोड़ कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसी टोपी के समान है जो बहुत ज्यादा पहने जाने के कारण उसका आकार ही क्या हो चुका है? बिगड़ चुका है। ठीक है, सोशलिज्म इज अ लाइक अ हैट विच हैज लॉस्ट इट्स शेप्स बिकॉज एवरीबडी वियर्स इट। द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द CEM जोड़। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वप्नदर्शी समाजवादी का अर्थ होता है या एक कल्पनालोकी, इसको कर सकते हैं कल्पनालोकीय समाजवादी का अर्थ क्या है? देखिए, अब कल्पनालोकी समाजवादी में 3 लोग आते हैं, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन और चार्ल्स फूरियर। ठीक है, इनको मार्क्स ने क्या बोला है? कल्पनालोकी समाजवादी। जिसके विचार व्यवहारिक हो, क्या वो कल्पनालोकी कहलाएंगे? नहीं। जिनके विचार व्यवहारिक होते हैं वो वैज्ञानिक कहलाते हैं, जैसे मार्क्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक कहा। जो वर्ग संघर्ष में विश्वास करता हो, नहीं। जिसके विचार अव्यवहारिक हो, हाँ तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि कल्पनालोकी विचार जो होते हैं वो व्यवहारिक नहीं होते बल्कि अव्यवहारिक होते हैं। अ विजनरी सोशलिस्ट मीन्स वन हुज आइडियाज आर इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, तो जिसके आइडियाज इम्प्रैक्टिकल हैं, जो व्यवहारिक नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा? विजनरी सोशलिस्ट या यूटोपियन सोशलिस्ट। यूटोपियन सोशलिस्ट। ठीक है, दोनों टर्म्स सही हैं, दोनों में कुछ भी आप इसमें से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए निम्न के समाजवाद के संदर्भ में, समाजवाद के रूप में समाजवाद एक महत्वपूर्ण रूप फेबियनवाद के विषय में दिए गए कथनों में से कौन से कथन की सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें से हमें क्या करना है? फेबियनवाद के बारे में सही कथन को बताना है। यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन ही है तो ठीक है, चलिए देखते हैं फेबियनवाद क्या है। इंग्लैंड के फेबियनवादियों ने मार्क्सवाद की तुलना में मिल के विचारों से अधिक प्रेरणा ग्रहण की है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि फेबियन समाजवादी जो थे वो मिल के विचारों से ज्यादा प्रभावित थे। मार्क्स के विचारों पर उनका प्रभाव, उनके मार्क्स के विचारों का प्रभाव जो था फेबियन समाजवादियों पर बहुत कम मात्रा में था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, फेबियन समाजवाद के अंतर्गत समाजवाद लाने के लिए क्रमिक परिवर्तनों पर बल दिया गया। ठीक है, फेबियन समाजवादी जो कह रहे हैं कि हमें समाजवाद लाना है तो हम परिवर्तन धीरे धीरे लाएंगे। ठीक है, परिवर्तन कैसा आएगा? ग्रेजुअली आएगा, धीरे धीरे आएगा। वहीं पर मार्क्सवादी समाजवादियों ने क्या बोला कि हम परिवर्तन क्रांतिकारी तरीके से लाएंगे और तीव्र तरीके से लाएंगे, त्वरित लाएंगे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, फेबियन सोसाइटी का गठन 1864 में हुआ था। तो नहीं, फेबियन सोसाइटी का गठन 1864 में नहीं बल्कि 1884 में हुआ था, 1884 में हुआ था। ठीक है, 1884 में। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, जे कैंपबेल, ग्राहम वॉलस की बुक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। जैसे विचारकों ने फेबियनवाद को प्रस्तुत किया। तो ये भी करेक्ट आंसर है आपका। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि अबाउट द
फेबियनिज्म के बारे में कि कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। द फेबियंस ऑफ इंग्लैंड ड्रू मोर इंस्पिरेशन फ्रॉम द मिल्स आइडियाज देन द मार्क्सिज्म। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मार्क्स के आइडियाज से बहुत कम इंस्पिरेशन लेते हैं, बल्कि इंस्पिरेशन इन्होंने ज्यादा किससे लिया है, मिल के आइडियाज से लिया है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, फेबिनिज्म emphasizes gradual changes to bring about the socialism। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फेबिनिज्म जो कहता है कि सोशलिज्म हमें लाना है, बट ग्रेजुअली हम लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे, ना कि रिवोल्यूशनरी लाएंगे। रिवोल्यूशनरी लाने की बात कौन कर रहा है, ये मार्क्सिज्म करता है कि सोशलिज्म आएगा बट रेवोल्यूशनरी तरीके से आएगा, तो ये मार्क्सिज्म कहता है, ठीक है। द फेबियन सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड इन 1864, तो नहीं 1884 में आया था ये गलत हो जाएगा। द थिंकर्स लाइक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, जे कैम्पबेल, ग्राहम वॉलास, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स इनकी बुक है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ठीक है। प्रेजेंटेड फेमिनिज्म, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में समाजवादी आंदोलन श्रेणी समाजवाद के रूप में उत्पन्न हुआ, तो कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रांस में जो समाजवादी आंदोलन आया वो श्रेणी समाजवाद या गिल्ड सोशलिज्म के रूप में सामने आया, ठीक है, श्रेणीवाद के रूप में आया, ठीक है। श्रेणीवाद में वर्ग संघर्ष के विचार को स्वीकार्यता नहीं दी गई है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि श्रेणीवाद में वर्ग संघर्ष के विचार को स्वीकार्यता दी गई है, तो इस हिसाब से पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। द सोशलिस्ट मूवमेंट इन फ्रांस अक्रॉस एज अ फोर्स एज अ फॉर्म ऑफ क्लासिसिज्म, करेक्ट है। द क्लासिसिज्म डज नॉट एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ द क्लास स्ट्रगल, तो गलत हो जाएगा, तो 1 एंड 3 इज अ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक समाजवाद के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है, मुक्त प्रतिस्पर्धा की बुराइयों को जो पूंजीवादी समाज में तबाही का कारण बनती है, इसको समाप्त करना, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या चाहता है, इसका लक्ष्य क्या है कि मुक्त प्रतिस्पर्धा की बुराइयां जो है उसको समाप्त करना, ठीक है, उसका उन्मूलन करना, जो कि पूंजीवादी समाज में जन्म लेती हैं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है लोकतांत्रिक समाजवाद का, मुक्त प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना, या मुक्त प्रतिस्पर्धा की जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करना, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, यह निजी संपत्ति के विरुद्ध था, चाहे वह किसी भी फॉर्म में हो, तो गलत, चाहे वह किसी भी फॉर्म में हो, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है अभी तक। इसकी आस्था शांतिमय लोकतांत्रिक और संवैधानिक साधनों में थी, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो शांति में विश्वास करता है, लोकतंत्र में विश्वास करता है और संवैधानिक सरकार में विश्वास करता है, ठीक है। यह प्रतिस्पर्धा मूलक दलीय प्रणाली के विरुद्ध था, तो गलत, ठीक है, बल्कि यह क्या है, प्रतिस्पर्धा मूलक दलीय प्रणाली के विरुद्ध नहीं, बल्कि यह समर्थक था। लोकतांत्रिक समाजवाद दलीय प्रतिस्पर्धी प्रणाली का यह समर्थन करता है, विरोध नहीं करता है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 1 और 3 करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इट एम्ड एट द एलिमिनेशन ऑफ एविल ऑफ फ्री कॉम्पिटिशन विच ब्रेक हैवोक इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इट वॉज अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी इन वॉट एवर फॉर्म इट मे बी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध तो करता है, लेकिन हर फॉर्म में नहीं करता ये, ठीक है। इट बिलीव्ड इन पीसफुल डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इट वॉज अगेंस्ट द कॉम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम, नहीं, ये अगेंस्ट में नहीं, बल्कि इट वॉज सपोर्टेड द कॉम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम, इस हिसाब से आपका 1 एंड 3 इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, 33 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाजवाद का आशय क्या है? समानता से है, या समाजवाद का आशय निजी संपत्ति का संचय करने से है, या समाजवाद का आशय प्रतिस्पर्धा का अपनयन का मतलब क्या होता है? अपनयन का मतलब है दूर करना, दूर करना या समाप्त करना। ठीक है, देखिए पूंजीवादी जो समाजवादी होते हैं, समाजवादी पूंजीवाद को समाप्त करने की बात तो करते हैं, लेकिन पूंजीवाद के हर स्वरूप को समाप्त करने की बात नहीं करते। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समाजवाद का आशय क्या है? समानता से है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। समाजवाद का मतलब क्या होता है? समानता लाना समाज में। समाजवाद का आशय निजी संपत्ति का संचय करना है, तो नहीं, समाजवाद कभी भी निजी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को कलेक्ट करने की बात नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, समाजवाद का आशय प्रतिस्पर्धा का अपनयन करना है या प्रतिस्पर्धा को दूर करना है, तो सही है। अपनयन का मतलब है समाप्त करना या दूर करना। ठीक है, समाजवाद का लक्ष्य पूंजीवाद का अपनयन है, तो नहीं। हाँ ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समाजवाद का लक्ष्य क्या है? पूंजीवाद को समाप्त करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए समाजवाद, ये समाजवाद क्या करता है? पूंजीवाद को समाप्त करने की बात करता है, क्योंकि पूंजीवाद के माध्यम से जो समाज में बुराइयां उत्पन्न हुई हैं उनको तो समाप्त करने की बात जो है समाजवादी करते हैं, लेकिन पूंजी के हर स्वरूप को समाप्त करने की बात नहीं करते कि पूंजी के हर स्वरूप को समाप्त कर दिया जाए। अगर पूंजी के सारे स्वरूपों को, सारे फॉर्म को, अगर कैपिटल के सारे फॉर्म को खत्म कर दिया जाए तो समाज कैसे चलेगा? ये भी ध्यान देना। ठीक है, तो जो आपने अभी इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखा होगा कि समाजवादी जो है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यह निजी संपत्ति के विरुद्ध था। ठीक है, लेकिन निजी संपत्ति चाहे किसी भी रूप में हो तो नहीं, अगर निजी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए हो, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए हो, तो यह उसका विरोध नहीं करता। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे कि संपत्ति का विरोध तो करता है, संपत्ति का पूंजीवाद को समाप्त करने की बात करता है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है अगर वो पब्लिक यूज में है तो उसको समाप्त करने की बात ये नहीं करेगा। सोशलिज्म मीन्स इक्वलिटी, बिल्कुल सही है। सोशलिज्म मीन्स अकोमुलेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, नहीं। प्राइवेट प्रॉपर्टी को अकोमुलेशन करने की बात कौन करता है? तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एकुमुलेट करने की बात जो है वो उदारवाद करता है या लिबरलिज्म करता है। ठीक है, सोशलिज्म मीन्स द एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, तो बिल्कुल सही है। सोशलिज्म जो है वो कंपटीशन को खत्म करने की बात करता है। द गोल्स ऑफ सोशलिज्म इज द एलिमिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सोशलिज्म का गोल क्या है? कैपिटलिज्म को समाप्त करना है। और लेकिन कैपिटलिज्म के सारे फॉर्म को समाप्त करना नहीं, बल्कि कैपिटलिज्म के उस फॉर्म को समाप्त करना जो क्या करता है? जो एक्सप्लॉयटेशन करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है, जो शोषण करता है। ठीक है, 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये सोशलिज्म के ऊपर जो प्रैक्टिस सीरीज आपने देखी ये कंप्लीट होती है, और हम नेक्स्ट वीडियो में मार्क्सिज्म को देखेंगे। मार्क्सवाद के ऊपर क्या क्वेश्चन थे, मार्क्सवाद, साम्यवाद के क्या विचार हैं, इन सबको एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले जो 4 सितंबर को पेपर है या 3 सितंबर को आपका जो पेपर है नेट का, ठीक है, 3-4 में जो भी पेपर होंगे, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, तो उसमें कोशिश है कि ये पॉलिटिकल थ्योरी वाला कम से कम पॉलिटिकल थ्योरी का क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट तो करवा दिया जाए। ठीक है, और अगर आप लोग सहमत हैं कि एक मैराथन क्लास ले ली जाए, मैराथन क्लास का मतलब है कि एक 4-5 घंटे लगातार 4-5 घंटे की क्लास हो, जिसमें पूरे एक यूनिट को कवर कर दिया जाए और वो यूनिट पूरे एक समराइज वे में हो, और जिससे एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा बने हो। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये मैंने कुछ भारत की विदेश नीति के ऊपर एक पीपीटी बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको एक
मैराथन क्लास के जैसे ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसमें मैंने अपने पेज में या शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसका मैंने यहाँ पे एक एक करके चीज़ें मेंशन कर दी है, और यहाँ से मैं आपको यकीन नहीं होगा, इस नोट से मैं हर बार पढ़ के जाता हूँ। जितनी बार मैंने नेट का पेपर दिया है, इससे पढ़ के गया हूँ फॉरेन पॉलिसी को, और मैं इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी किसी भी बुक से नहीं पढ़ता हूँ। और यहाँ से अगर फॉरेन पॉलिसी के 10 क्वेश्चन आते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आप आसानी से बना ले जाएंगे। बट आपकी थोड़ी सी अगर समझ अच्छी होगी तो आप 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर ले जाओगे। थोड़ी सी अगर आप झलक देखना चाहते हैं तो ये इस पीपीटी का एक समराइज है, ठीक है। भारतीय विदेश नीति के बारे में है। विदेश नीति में फिर जो जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देन उसके बाद कुछ समझौते हुए हैं, सिंधु समझौता, और फिर महत्वपूर्ण सिंधु समझौते के क्या क्या प्रावधान थे उसके बारे में यहाँ पे हमने एक मेंशन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि सिंधु समझौते में क्या क्या चीजें हुई थी, इन सब के बारे में है यहाँ पे। फिर गुट निरपेक्षता क्या था, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी गुट निरपेक्षता में। फिर गुट निरपेक्षता के कौन कौन से ये 6 अर्थ में कैसे लिया जाता है, क्या 6 मीनिंग है इसकी। फिर गुट निरपेक्षता नेहरू के टाइम पे कैसे थी, अब कैसे है, इन सब चीज़ों का हम एक एक करके स्टडी करेंगे। फिर किसके जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं, जैसे बेलग्रेड, काहिरा, लुसाका, अल्जियर्स, कोलंबो, ये 5 आपको याद होने चाहिए, यही 5 से एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इन 5 में से अल्जीरिया वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एनआईओ की मांग उठती है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, 1973 में होता है। तो ये चीज़ें अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सारा एक एक डिटेल में चीज़ें समझा दूंगा, और 3 से 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे की भी क्लास हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जैसे कि गुट निरपेक्षता आंदोलन के 5D क्या है, गुल्लू कफरी का पॉलिसी क्या है, फिर लाल बहादुर शास्त्री का प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ताशकंद समझौता होता है, ठीक है, उसमें क्या प्रावधान थे। फिर इंदिरा गांधी का ये जाता है, एरा आता है, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, वॉर होते हैं, ठीक है। फिर बांग्लादेश बनता है, शिमला समझौता होता है, और देन फिर परमाणु परीक्षण होता है पहला, जो 18 मई को हुआ है। फिर बुद्धा स्माइलिंग इसको बोला गया। फिर जो है कच्चा तीबू विवाद क्या है, भारत श्रीलंका के बीच में था, पाक जल स्टेट क्या है, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम स्टडी कर सकते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछाता है। ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, मैं, ठीक है। देखिए मैंने इसको पूरे को मैं 10 पेज में या 15 पेज में बनाया हूँ। आप A4 साइज के 15 पेजेस में है, लेकिन यहाँ पे पीपीटी में क्या है, पेजेस बढ़े हुए हैं। पेजेस बढ़ने का रीजन ये है कि इसका फॉन्ट जो है वो 20 फॉन्ट में, 20 के उसमें, जो आप बुक पढ़ते हो वो 11 के फॉन्ट में बनता है, मैंने 20 में बनाया है, क्योंकि थोड़ा देखने में भी आपको अच्छा लगे, और इसको थोड़ा सा दूर दूर करके मैंने, इसमें स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से ये ज़्यादा पेज ले रखा है। बट टाइम आपको उतना ही लगेगा पढ़ने में, ठीक है। आगे आप कहेंगे तो चीज़ों को आगे, और अगर आप इस पर सहमत हैं कि हाँ फॉरेन पॉलिसी पर ये PDF और इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, समझा दिया जाए सारी चीज़ों को, तो मैं एक 5-6 घंटे की वीडियो बना दूंगा, या आप कहेंगे 2 पार्ट में इसको मैं चीज़ों को क्लियर करा दूंगा आपसे, ठीक है। तो आप जैसा कहेंगे उन सब, अभी चीज़ें और ऐड करनी है इसमें, अभी पूरा नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये PPT आपको पसंद आ रही है कि मैराथन क्लास बनना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि मैराथन क्लास बनाइए, तो मैं इस पर जरूर बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।